चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये वाला जो चैप्टर है आपके सीए फाउंडेशन के बैच में इसका अपना एक अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप इसको सब काम को बिल्कुल बढ़िया लेवल पर करोगे तो मेरा ये मानना है कि आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम पेपर में इसका वेटेज कम से कम 10 मार्क्स के लिए तो है ही है। कई बार हमने इसको 15 या 20 मार्क्स के लिए भी देखा। तो मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवा रहा हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो बुक है उसका फर्स्ट पेज आप चेक करिए, जहां से हम लोग इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को चलो मैं आपको जो बता रहा था, सुनिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम सोशल वेलफेयर करना है। सबसे पहले समझिए, देखिए, आप जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से चैप्टर पढ़ते हैं, जिसको आप अपना शॉर्ट फॉर्म में फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जनरली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम उन बिजनेस के बनाते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का होता है। जहां आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में सीखते हैं। अब वहां पहला अकाउंट ट्रेडिंग इसलिए बनता है क्योंकि जो बिजनेस आप कर रहे हो उस ट्रेड को करके आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसके लिए आप ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं। और बैलेंस शीट बनाते हैं एक फिनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए कि एक पर्टिकुलर डेट पर आपकी फिनेंशियल पोजीशन क्या है। अब बेटा एक बात समझिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करे या प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम ना भी करे, लेकिन मैं जस्ट एक बात कहना चाह रहा हूं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होता है, फंड्स आ भी रहे हैं और आप उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मोटिव सोशल वेलफेयर करना है, सोशल वेलफेयर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा उसमें? रेवेन्यू के बिना कोई काम हो सकता है क्या? अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप गुड्स परचेज करोगे, वो आप एक्सपेंस है, सेल करोगे तो वो रेवेन्यू है, और उसके बीच का जो डिफरेंस है जनरली वो प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा, फंड्स आएंगे कहां से, और आप उनका यूटिलाइजेशन कहां करोगे? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका मोटिव है ब्लड डोनेशन करवाना। हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लोगों से ब्लड डोनेट करवाते हैं, और जो जो विक्टिम्स हैं जिनको ब्लड की जरूरत है या सोल्जर्स के लिए हम ब्लड का स्टॉक बना करके भेजते हैं। अब जब हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो इस पूरी एक्टिविटी को करने में खर्च तो होता ही है। अब कैसे खर्च होगा? हम लोग कैंपेनिंग चलाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर डे हमने फिक्स किया कि भाई इस दिन हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। तो जिस दिन हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं उस दिन पूरा सेटअप लगता है। सेटअप में लोग आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेशन करने के बाद हम उनको कुछ खिलाते पिलाते भी हैं। इतने सारे लोग रिक्रूट होते हैं। अच्छा, मेडिकल, जो ब्लड अपन डोनेट करवाएंगे तो मेडिकल इक्विपमेंट भी चाहिए, वो सारी चीजें हम अरेंज करते हैं। तो इन सारी चीजों को अरेंज करने में, ब्लड डोनेट करवाने में पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना। लेकिन हमारा मोटिव आगे उसको सेल करके पैसा कमाना नहीं है। हम उसको क्या करते हैं, आगे फर्दर डोनेट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब एक कैंप हमने लगाया, साल में हम 3 4 5 बार कैंप लगाते हैं, तो एक बार कैंप लगाने का हमारा कुछ एक्सपेंडिचर आ जाता है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख आ ही जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो पैसे आएंगे कहां से? पैसे आएंगे तभी तो हम खर्च कर पाएंगे ना। हमने ये तो बता दिया लोगों को कि भैया हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे,
लेकिन उस कैंप को ऑपरेट करने में जो 2 लाख रुपए का मान लो हमारा प्रपोज्ड एक्सपेंस है, वो अमाउंट कहाँ से आएगा? तो हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले सुनिएगा, जब भी कोई पर्सन सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम करता है तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसका नाम होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम किस चीज के लिए करते हैं? सोशल वेलफेयर। तो हम उस वेलफेयर सोसाइटी में क्या करते हैं, कुछ लोगों को मेंबर्स बना लेते हैं। अब जिन लोगों को हमने वहां मेंबर बना लिया, मेंबर वही बनेगा जो तन मन धन से सेवा करेगा। मतलब उसको हम, उस मेंबर को बोलेंगे कि जब भी कोई एक्टिविटी होगी आपको आना है, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, मन लगाकर वहां काम करना है, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए हमें थोड़े पैसे की जरूरत है, तो फंड्स भी आपको, आपसे हमें चाहिए। तो वो मेंबर क्या करेगा, हमें एक तो देगा मेंबर एज अ मेंबर सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस कह लो। एक तो वो मेंबर हमें क्या देगा, सब्सक्रिप्शन देगा, और दूसरा क्या होगा, हमारे लिए वो काम भी करेगा। तो कुछ इनकम, तो कुछ रेवेन्यू तो हमारे पास कहां से आ जाएगा, अपने मेंबर से। फिर हम लोग क्या करते हैं, सुनते जाइए मेरी बात अभी। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ तो आ गया पैसा मेंबर से, मेंबर से आने के बाद जब हम लोग सोशल वेलफेयर का काम करेंगे तो लोग हमारा काम देखेंगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ आउटसाइडर पर्सन भी हमें क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डोनेशन देने आ जाते हैं कि भैया ये लो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हारी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, उन लोगों से डोनेशन ले लिया। सही बात है। तीसरा, जब हम लोग कोई सोशल वेलफेयर काम करेंगे तो हमारे यहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी हमें क्या करेगी, सपोर्ट कर देगी। तो वहाँ का जो मंत्री है, एमपी एमएलए है, वो भी देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कुछ हेल्प करवा देते हैं। उसको बोलते हैं हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट या ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प मिल जाती है। तो कुछ पैसा तो मेंबर से आ गया, कुछ पैसा हमारे पास पब्लिक से आ गया डोनेशन के तौर पर, कुछ हमारे पास गवर्नमेंट से ग्रांट आ गई। इन सबको मिलाकर के फंड्स हमारे पास आ गए, और जो फंड्स हमारे पास अरेंज हुए, उन्हीं फंड्स को फिर हम क्या करते हैं, आगे फर्दर एक्सपेंडिचर करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। आप बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर बोले तो, एक्सपेंडिचर बोले तो आपने जो सोशल वेलफेयर का काम करना है, मैंने बोला है कि भाई हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। तो उस कैंप को लगाने में जो स्टाफ चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, जो वहाँ का इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, तो वो सारा पैसा उसी में से ही खर्च हम लोग करते हैं। अब साल भर में जब ये एक्टिविटीज अगेन, और इसके अलावा भी हमें कोई और एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं जिससे हमारी सोसाइटी का फायदा हो। अब जो एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने पर पैसा खर्च भी होगा और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अब आप मेरी बात सुनिए, अब प्रैक्टिकली क्या है, सोशल वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो भी तो हो रहा है। अब जो पैसा हमारे पास आया और जो हमने खर्च किया, उसके बाद हमारे पास कितना फंड्स बचे हैं, क्या हमारे पास रेवेन्यू आया था, कितना हमने खर्च कर दिया, कितने फंड्स अवेलेबल हैं, उन सबकी प्रॉपर अकाउंटिंग भी तो जरूरी है। ठीक बात है ना। दूसरा क्या, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, देखो कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जब काम करता है तो बड़े स्तर पर, बड़े अच्छे लेवल पर भी काम हो जाता है। फंड्स अभी तक तो हमारे पास हजारों में आ रहे थे, लाखों करोड़ों में भी तो आ सकते हैं। तो वहां कोई फ्रॉड ना कर दे कोई मेंबर, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अमाउंट की प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं कि जो फंड्स आए और जिनको हमने यूज किया, और हमारे पास एट द एंड सरप्लस क्या बचा, उन सब चीजों की हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे। अब प्रॉपर अकाउंटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साल भर क्या करता है, सुनिए। एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साल भर अकाउंटिंग पर्पज से एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैश बुक बनाता है। आप पहले तसल्ली से मेरी बात समझिए।
अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन नहीं करूंगा। पहले देखो, अकाउंटिंग करने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया, अगर आप बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, आप या तो बनाइए जर्नल या तो बनाइए सब्सिडरी। मैंने आपको सिखाया है कि या तो क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री, या तो अपन क्या बनाएंगे, सब्सिडरी बुक्स। पहले मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? अब अगर अपन सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो सब्सिडरी बुक्स के नाम पर हमारे पास 6 बुक्स मैंने आपको बताई थी। कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। अब एक बात बताइए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोई ट्रेड तो कर नहीं रहे, तो ना तो आप कोई सेल कर रहे हैं, ना तो कोई आप परचेज कर रहे हैं, ना तो आपके कोई डेटर्स हैं, ना तो आपके कोई क्रेडिटर्स हैं, उधार का काम ही नहीं है हमारा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो काम ही सोशल वेलफेयर करते हैं और ट्रेड करते ही नहीं है, तो ऐसे लोग अगर अकाउंटिंग करें तो मेरे ख्याल से कैश बुक बनाने से हमारा काम हो जाता है। आमतौर पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन साल भर में क्या बनाएंगे, कैश बुक, जिसमें एक तरफ जो फंड्स आ रहे हैं वो एक तरफ, और उनको जो हमने खर्च कर दिया वो एक तरफ। और इतनी अकाउंटिंग करने से ही हमारा काम चल जा रहा है। एक बार साल भर में कितना पैसा आया, कहां कहां से आया, और हमने उसको खर्च कहां किया, ये कैश बुक बना करके हम बना सकते हैं। अब थ्रू आउट द ईयर आप कैश बुक बना लीजिए, और एट द एंड ऑफ ईयर, थ्रू आउट द ईयर के बाद एट द एंड ऑफ ईयर, जब ईयर एंड होगा, एट द एंड ऑफ ईयर हम ये जो कैश बुक है इसकी एक समरी बना देंगे। इसकी क्या बना देंगे, समरी। समरी देखो, कैश बुक में रिसिप्ट एक तरफ, पेमेंट एक तरफ है। रिसिप्ट में पहले दिन मेंबर से आ गया, फिर दूसरे दिन मेंबर से पैसा आ गया, तीसरे दिन आ गया, ऐसा करता 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 साल भर में आया। तो समरी का मतलब है साल भर में मेंबर से सब्सक्रिप्शन कितना आया उसको इकट्ठा लिखो, जो जो पॉइंट्स बने साल भर में उनकी समरी अलग से बना लो। तो जो कैश बुक की समरी है, उस समरी को हम लोग नाम दे देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक की जो समरी है इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे बेटे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक की जो समरी है इसे हमने नाम दे दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और आप ये समझिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से कैश बुक ही है। कैश बुक में डे टू डे चला, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में डे टू डे चलने की बजाय एट द एंड ऑफ द ईयर हमने कंबाइंड बना दिया। कुछ फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं जस्ट सिखाने के लिए बना रहा हूं अभी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग बैलेंस बीडी से होगी, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, सुनिए। बैलेंस बीडी का मतलब है ओपनिंग डे हमारे पास कैश का बैलेंस कितना था। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी हमारे पास रिसिप्ट्स हैं वो सारी इधर आएंगी। अब जैसे जैसे मैं चैप्टर खोलूंगा तो मैं रिसिप्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक होंगी हमारे पास कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स, और एक हमारे पास होंगी रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स। एक होंगी कैपिटल रिसिप्ट्स और एक हमारे पास होंगी रेवेन्यू नेचर। इनके बारे में मैं डिटेल डिफाइन करूंगा कि कैपिटल नेचर रिसिप्ट का मतलब क्या है और रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट का मतलब क्या है। मैं दोनों के बारे में डिटेल से डिफाइन करूंगा। इसी तरह से आप जो पेमेंट्स करेंगे उसको हमने एक साइड बना दिया, पेमेंट साइड। अब जो आप पेमेंट करेंगे उसमें भी क्या होगा,
एक तो आएंगी कैपिटल नेचर की पेमेंट और एक आएंगी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट। एक आएंगी कैपिटल नेचर की पेमेंट और एक आएंगी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इनको माइनस करने के बाद एक तरफ आ गई सारी रिसिप्ट और एक तरफ आ गई सारी पेमेंट्स। रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को कंपेयर करके यहां से बच जाएगा लास्ट में बैलेंस सीडी। यानी कुल मिलाकर बात क्या है बेटा कि वेरी फर्स्ट डे हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना था वो आ जाएगा, जो पैसा आया वो एक तरफ, जो गया वो एक तरफ, और बैलेंस बच जाएगा क्लोजिंग में। कुछ इस तरह से हम लोग बैलेंस निकालेंगे। एक तरफ आ जाएंगी सारी रिसिप्ट्स, एक तरफ आ जाएंगे सारे एक्सपेंडिचर्स या पेमेंट्स कह लीजिए, और रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हमें बता देगा। अब जो मैं बता रहा हूं कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दो तरह की रिसिप्ट है। अब जो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होती है वो एक तरह से क्या होती है, हमारे लिए इनकम होती है, और कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट होती है वो हमारे लिए इनकम नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मेंबर से मिलने वाला सब्सक्रिप्शन हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है जो इनकम नेचर का है। और अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लोन ले लिया या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किसी से लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स मिल गए तो उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, एक कैपिटल नेचर और दूसरे रेवेन्यू नेचर। सिमिलर लेवल पर जो एक्सपेंडिचर होंगे, आप पैसा खर्च कहां करेंगे? सबसे पहले आप खर्च करेंगे, आपने कोई स्टाफ की सैलरी देनी है, बिल्डिंग का रेंट देना है, इस तरह के एक्सपेंडिचर, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो उसे हम लोग कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट खरीदनी है तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर मान लीजिए डे टू डे रनिंग बिजनेस है तो रनिंग के जो खर्चे ऑर्गेनाइजेशन के उसे अपन क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक एक करके सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपका ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार आप स्क्रीन पर आ जाओ। आवाज नहीं, आवाज नहीं। एक काम करिए, इसको जब आप रीडिंग करेंगे तो इसको रीडिंग करने में हमने क्या देखा, ये देखिए, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूं। मैंने यहां लिखा है देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन which are formed not to earn the profit but render the service to its member और पब्लिक। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है लेकिन लोगों को कुछ सेवाएं देना है, तो ऐसे सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करते। जैसे कोई स्कूल बना दिया जिसमें आप बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, आपने कोई हॉस्पिटल बना दिया चैरिटेबल जिसमें आप लोगों का इलाज फ्री में कर रहे हैं, या आपने कोई क्लब बना दिया जिसमें आप लोगों को मेंबर बना करके वहां से लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, तो ऐसे, और या स्पोर्ट्स क्लब टाइप कुछ बना दिया, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों को सर्विसेज देना है, सोसाइटी को सर्विसेज देना है। लेकिन भाई देखो सीधी सी बात क्या है कि आप किसी को कोई सर्विसेज दोगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे, बिना फंड्स के नहीं चल सकता। आप किसी के लिए फ्री में काम कर दो, आप फ्री में काम तो कर दोगे लेकिन आपकी खुद की कॉस्ट तो लगेगी ना।
तो ये देखिएगा बेटा, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म टू अर्न द प्रॉफिट बट रेंडर सर्विस टू द मेंबर और पब्लिक। अब ये कहता है सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड क्लब, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन मेंबर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड ग्रांट्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी सुई बार बार वहीं अटक रही है कि ये पैसा लाएंगे कहां से? मेंबर से आने वाला सब्सक्रिप्शन, डोनेशन या गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट। खर्च क्या करेंगे? उन सोशल वेलफेयर करने पर। इन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है एंड दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है तो ये लोग ट्रेडिंग एंड पी एंड एल नहीं बनाएंगे। बट दे स्टिल वुड लाइक टू नो दैट whether the current income are sufficient to meet the current expense। लेकिन वो ये जानना चाह रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, आप वेलफेयर का काम करोगे, फंड्स तो चाहिएंगे आपको। अब आप अपने बजट में रह के काम करोगे ना, कि जो फंड्स आपको अरेंज हो रहे हैं, वेलफेयर का काम भी तो उतना ही करोगे ना। अब आपके पास फंड्स तो आए 1 लाख, वेलफेयर करके बैठे आप 5 लाख, 4 लाख की जो डेफिशिएंसी आएगी वो पूरा कहां से करोगे? तो पहले तो आप ये देखोगे कि सोशल वेलफेयर करने के लिए आपको फंड्स मिल कितने रहे हैं। जितने फंड्स आपको मिल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग तो आप एक्टिविटी प्लान करोगे ना, कि भाई इतने फंड्स से हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मेरी जो बात है कहने वाली वो ये है कि आपको अकाउंट्स बनाकर ये पता चलेगा कि टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, खर्च कितना हो रहा है, और अल्टीमेटली हमारे पास सरप्लस बच रहा है या नहीं बच रहा है, या डेफिशिएंसी आ रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग पेंडल तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा मोटिव ट्रेड करना है ही नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस पर्पस दे प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तरफ रेवेन्यू था, एक तरफ एक्सपेंस थे, तो नेट प्रॉफिट निकाला था। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, एक तरफ सारी इनकम को लेंगे, एक तरफ एक्सपेंडिचर को लेंगे। इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड अ बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर इन ऑर्डर टू शो द फिनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब हम लोग उसके बिहाफ पर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और लास्ट में क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, जो कि हमारी फिनेंशियल पोजीशन को बताएगी। यानी कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दूंगा, प्लस मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दूंगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दूंगा और आपको इन सबके बिहाफ पर सबसे पहले एक तो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तो आप इसके बिहाफ पर क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक आपको बनानी होगी बैलेंस शीट। ये दो चीजें आपको बनानी होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर के लिए, और एक क्लोजिंग डेट के लिए आपको बनानी होगी बैलेंस शीट। लेकिन इनके अलावा टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड, टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए एक ओपनिंग बैलेंस शीट ये भी हम बना दें। यानी कुल मिलाकर एक तो हमें बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट,
एक हमें बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हमें बनानी पड़ेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। यानी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कुल मिलाकर 3 चीजें बनाएंगे: ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। इन सब को मिलाकर के हमारा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो एक एक करके बनेगा। मेरे को पहले इतना बताओ, सब बच्चे इतनी बात में ओके है? अब इसके लिए भी जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिलेट करेगी और कौन सी फिगर आपकी बैलेंस शीट को रिलेट करेगी। आप जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ाया जाता है कि कोई एक्सपेंस होगा या कोई इनकम होगी तो वो ट्रेडिंग P&L को रिलेट करेंगी, और एसेट या लायबिलिटी होंगी तो वो बैलेंस शीट को रिलेट करेंगी। सिमिलर लेवल पर यहां भी है कि कोई इनकम या एक्सपेंडिचर होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और एसेट या लायबिलिटी होंगी तो वो बैलेंस शीट की एसेट या लायबिलिटी में आ जाएंगे। लेकिन इन सारी बातों के लिए सबसे पहली बात, आपको ना टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी आइटम्स हमारे अकाउंट्स में रिलेट करेंगी, उसको ना 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक कैपिटल नेचर और दूसरा रेवेन्यू नेचर। एक आएगा कैपिटल नेचर और एक आएगा रेवेन्यू नेचर। ये जो कैपिटल नेचर आइटम है, इसको भी 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक कैपिटल रिसिप्ट्स और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं, इसमें एक आएंगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसे आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल नेचर की कोई भी आइटम होगी रिलेटेड टू बैलेंस शीट, कैपिटल नेचर की कोई भी आइटम होगी तो वो किसको रिलेट करेगी बेटे? बैलेंस शीट। रेवेन्यू नेचर की कोई भी आइटम होगी रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो रिलेट करेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर की कोई भी आइटम होगी वो रिलेट करेगी बैलेंस शीट को, और रेवेन्यू नेचर की कोई भी आइटम होगी वो रिलेट करेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको जो पॉइंट्स एक एक करके बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी आइटम कैपिटल नेचर की है और कौन सी आइटम रेवेन्यू नेचर की है। तो जो कैपिटल नेचर की आइटम होगी वो हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, रेवेन्यू नेचर की जो आइटम होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके। आप पहले मेरे को इतना बताओ सब बच्चे, ये वाली बात सबको ओके है क्या? चले इससे आगे, चलो। अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है
अब देखिएगा स्क्रीन पर, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसमें एक तो गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि इक्वलेंट टू कैश बुक है। बेसिकली वो कैश बुक से ही बनता है। एक तो हमें गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक की समरी है, जिसके बिहाफ पर हम लोग बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इक्वलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक हम लोग बनाएंगे उसके बिहाफ पर बैलेंस शीट। तो जनरली स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बने, यानी फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा ईयर एंड पर, उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और फिर बैलेंस शीट बनाना है। पहले सब बच्चे ये बताओ, इतना पॉइंट आपको क्लियर है? दूसरी बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा पहले मैं बता दूं, थोड़ा समझ लेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से, जो रिसिप्ट है वो एक तरफ और जो पेमेंट है वो एक तरफ। स्क्रीन पर आपको मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। एक बार मैं इसको रीडिंग कर रहा हूं। इसको रीडिंग करने के पीछे रिसिप्ट में कौन कौन सी रिसिप्ट जनरली आती है मैं अगर बताने की कोशिश कर रहा हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को शुरुआत करेंगे ओपनिंग बैलेंस के साथ। जो भी हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा, उससे उसकी स्टार्टिंग करेंगे। ओपनिंग में कैश और बैंक का बैलेंस हम लोग लिखेंगे सबसे पहला। फिर आएगा रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन। मेरे को ये बताओ, सब्सक्रिप्शन किससे मिलता है? मेंबर से। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट है या कैपिटल नेचर रिसिप्ट है? रेवेन्यू नेचर, क्योंकि वो इनकम है, उसी से तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हर साल चलेगा। तो सब्सक्रिप्शन हमें करंट प्रीवियस ईयर का भी पेंडिंग पड़ा हो तो मिल सकता है, करंट ईयर का है वो भी मिल सकता है, और हो सकता है कोई मेंबर हमें एडवांस में भी दे जाए। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन हमें मिलेगा वो सारा हम लोग लिख देंगे। एक बार के लिए मैं रिसिप्ट बना रहा हूं, जो पैसा आ गया, चाहे वो करंट ईयर का है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है, चाहे वो एडवांस है, जो आ गया वो एक तरफ लिख रहा हूं मैं। इसके अलावा एंट्रेंस फीस। बेटे, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नया मेंबर एंटर करता है तो उससे हम सब्सक्रिप्शन तो लेते ही हैं ईयरली, लेकिन एडमिशन के टाइम पर उससे एडमिशन फीस, या इसको आप एंट्रेंस फीस बोल सकते हैं, ये भी हम चार्ज करेंगे। इसके अलावा डोनेशन। अब डोनेशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जनरली डोनेशन पहले बताओ किससे मिलेगा अपने को? जनरल पब्लिक से मिलेगा, जो हमारा काम देखकर ये बोलते हैं तुम यार काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो, तो हम भी चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, तो हम आपको ये डोनेशन दे देते हैं। मेंबर नहीं बन रहा है वो बंदा, कहता जी मैं आपकी संस्था से जुड़ना नहीं चाह रहा हूं, बस मैं आपको डोनेशन दे दूंगा। अब डोनेशन दो तरह से आते हैं। एक बंदा आया, तुझे देखा अच्छा काम कर रहे हो, लो सर मेरी तरफ से 500 रुपए। एक बंदा आया, लो सर मेरी तरफ से 1100 रुपए। वो आप कैसे भी खर्च करें आपकी मर्जी है, वो है आपकी इनकम। एक बंदा आया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अब हम मान लो एक स्कूल चलाते हैं गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए। हमने किसी बड़े नेता टाइप को या कोई बड़े बिजनेसमैन को अपने स्कूल में इनवाइट किया, वो आए, उन्होंने देखा यार आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर अभी जो संस्था चलाते हो इसमें आपको क्या कमी अभी लग रही है, अभी ये कमी है। तो मैंने बोला जी हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक्स की कमी है, हम चाहते हैं कि हमारे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो भाई साहब बिजनेसमैन भाई साहब कहते हैं कि भाई ये लाइब्रेरी बनाने में कितना खर्चा आएगा? हमने बोला जी कोई लाख सवा 1.5 लाख रुपए खर्च आएगा, थोड़ा इंफ्रा लगाएंगे तो 1.5 2 लाख खर्च हो जाएगा। भाई साहब उन्होंने 2 लाख का चेक बना के दे दिया कि लो जी 2 लाख रुपए का चेक आप बनाओ अपने इंस्टीट्यूशन में लाइब्रेरी बच्चों के लिए। तो उन्होंने जो डोनेशन दिया उसका पर्पस स्पेसिफाई कर दिया कि डोनेशन किस पर्पस के लिए है। एक जनरल डोनेशन हो गया, एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। अब जो जनरल डोनेशन है वो इनकम नेचर का होता है, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो कैपिटल नेचर होता है। इसके अलावा जनरल डोनेशन के बाद एक आता है लाइफ मेंबरशिप फीस।
बेटे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो ईयरली बेसिस पर हमें सब्सक्रिप्शन देते हैं, हमारी इनकम हो गया। अच्छा, कुछ मेंबर ऐसे निकल आते हैं जो कहते हैं जी हम बार बार सब्सक्रिप्शन देने में बिलीव नहीं करते, हमसे तो एक ही बार पैसा ले लो जो लेना, और हमें आप लाइफ टाइम का मेंबर बना दो। तो हमने लाइफ टाइम मेंबर के लिए भी एक फीस रखी हुई, भी एक बार दे दो और आपको बार बार नहीं देने पड़े। तो अगर किसी मेंबर से लाइफ टाइम की मेंबरशिप फीस रिसीव हो गई, वो भी एक तरह से हमारी रिसिप्ट है। इसके अलावा इनका मैं नेचर बताऊंगा अभी। इसके अलावा एक वर्ड आता है लीगेसी। लीगेसी आमतौर पर जब एक बंदा विल बनाता है, अपनी वसीयत बनाता है, एक बंदा जब मरते टाइम अपनी विल बनाता है, तो उसको लगता है यार मेरे को अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर देना चाहिए। तो अपनी वसीयत में वो लिख देता है कि मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दो भाई। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को किसी की विल से कोई पैसा रिसीव हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? लीगेसी। इसके अलावा ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर। हमारे मेंबर हैं, सबको बुला लिया एक दिन मीटिंग के लिए, तो उनको हम डिनर करवाते हैं, लंच करवाते हैं, उसके पैसे भी हम उन्हीं से लेते हैं। कंट्रीब्यूशन उनसे लिया, उसी का पैसा खर्च किया डिनर वगैरह करवाने पर, तो जो पैसा आया वो इधर खर्च करेंगे, वो इधर डिनर एक्सपेंस पे आ जाएगा। इसके अलावा डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट। अब सुनिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियल स्टेज पर क्या होता है, जो पैसा आता है, फंड्स आ रहे हैं, कई बार वो एकदम से खर्च नहीं होता है। अब एक बात सुनिए, हमारे पास एक पर्सन आया, बोलता है जी आपको क्या कमी नजर आती है? हमने देखा जी, हमने बोला जी हमें अपने इस इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग बनानी है, इसके लिए दान चाहिए। तो एक बंदे ने बोला ठीक है जी, ये लो 10 लाख रुपए का चेक डोनेशन ले लो, अब बिल्डिंग बनवा लो। अब उन्होंने 10 लाख का चेक दे दिया। अब बिल्डिंग बनाने का तरीका तो धीरे धीरे बनेगा ना, तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनती है, जब तक पैसा खर्च होना स्टार्ट नहीं होता है, वो जो 10 लाख रुपए हमारे पास डोनेशन आया, हमारी संस्था ने क्या किया, उसको एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, जब तक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। और उससे क्या आना स्टार्ट हो गया? इनकम आनी स्टार्ट हो गई। बिल्डिंग पर खर्च करने के लिए हमने समय चाहिए हमें, तो तब तक हमने उस अमाउंट को, डोनेशन को क्या कर दिया? इन्वेस्ट। या यूं कह लो कि जो हमारे पास इनफ्लो आ रहा है और जो आउटफ्लो आ रहा है, खर्च कम हो रहा है और इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, तो जो पैसा बच रहा है उसका हम क्या करते हैं? कैश में रखने की वजह क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट। अब अगर हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब इनकम आ सकती है। इसके अलावा अगर हमारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, तो वहां से इनकम आ सकती है। ओल्ड कोई मटेरियल, मैगजीन वगैरह बेच दिए, रद्दी वगैरह, तो इनकम आ सकती है। और कोई भी सन्ड्री रिसिप्ट है तो इनकम आ सकती है। पहले ये बताओ, ये क्लियर है? तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स मिलेंगे कहां से? एक तो वो हो गया रिसिप्ट में। अब ये जो रिसिप्ट मैंने बताई है, ये जो रिसिप्ट है, ये कैपिटल नेचर की भी हो सकती है और ये रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है। ये सारी की सारी इनकम नहीं है, इनमें से कुछ इनकम है और कुछ कैपिटल रिसिप्ट है। तो इनमें से जो कैपिटल रिसिप्ट होंगी उनको तो मैं ले जाऊंगा बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी उनको मैं ले जाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है? जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उनको तो हम लेकर जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है उनको हम लोग लेकर जाएंगे बैलेंस शीट। पैसा आ गया, अब हमने उसको क्या करना है? खर्च। अब जब खर्च करेंगे तो एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंस है, वेजी सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, कोई फर्नीचर खरीदा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, बुक्स खरीदी, ऑडिट फीस दी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ओनरेरियम। ओनरेरियम होता है किसी को सम्मान करने के लिए दिया जाने वाला पैसा। जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन फ्री मेडिकल कैंप लगाता है, हमने साल में 2 बार फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, उसमें लोग आए, डॉक्टर बैठा देंगे हम, आप अपना इलाज करवाएं और हम उसके लिए आपको कोई फीस नहीं लेंगे। समझ गए? अब एक बात समझिए, हमने मेडिकल कैंप लगा दिया, 4 डॉक्टर हमने बुला लिए। अब 4 डॉक्टर भी हमारे हाथ जोड़ने पर आ गए कि देखो जी हम फ्री कैंप लगा रहे हैं, हमें आपकी सेवाओं की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोई बात नहीं भैया, हम आपके लिए एक दिन का समय निकाल लेंगे। तो डॉक्टर साहब आ गए, पेशेंट्स आ रहे हैं और फ्री में उनका इलाज हो रहा है।
एक दिन पूरा डॉक्टर साहब ने हमारे लिए लगाया, तो जब वो वाइंड अप करेंगे उस दिन का कैंप, तो हम क्या करेंगे, उनको सम्मानित तो करेंगे ना, कि भैया आपने हमारे लिए पूरा दिन लगाया है। तो कुछ ऑनरेरियम सम्मानित करने के लिए अगर हमने कुछ पैसा उनके ऊपर खर्च किया, तो उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑनरेरियम। ऑनर का मतलब सम्मान, ऑनरेरियम सम्मानित करने के लिए। इसके अलावा बैंक चार्जेस वगैरह लग गए, टेलीफोन चार्जेस वगैरह लग गए, टेलीग्राम के, वाटर सप्लाई के, कन्वींस के, रिपेयर मेंटेनेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, या कोई छोटा मोटा हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो। तो एक तरफ तो आ रहा है भाई इनफ्लो, और एक तरफ हो रहा है आउटफ्लो। पहले ये बता दो, ये क्लियर है? एक तरफ क्या हो गया जी, इनफ्लो, एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ रिसिप्ट होंगी, एक तरफ पेमेंट होंगी। अब जो ये पेमेंट हमने किया, इनमें से कुछ पेमेंट कौन से नेचर की है, कैपिटल नेचर, कुछ पेमेंट कौन से नेचर की है, रेवेन्यू नेचर। तो जो कैपिटल नेचर की पेमेंट है और जो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है, उनको भी हम लोग फिर चेक करेंगे। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, बुक दो बेटा। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, सबसे पहले ना आपको कुछ नोटिंग करवा रहा हूँ। ये देखिए, आप एक काम करो, नोट करो, चलो। अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, पहले कुछ पॉइंट्स को नोट करिए। लिखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 हमारे पास पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। नंबर 1 पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। बेटे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स को बोलेंगे। रेवेन्यू नेचर की आइटम है। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड में शो करें। सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज अ इनकम शो करें। आप मेरे को बताओ पहले, ये वाली बात क्लियर है क्या? बोलो बेटे, चला जाए इससे आगे। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसको जब अपन डील करेंगे क्वेश्चन में, तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी मिलेंगी। एडजस्टमेंट बोले तो कुछ मेंबर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह जाएगा, कुछ मेंबर का तो क्या रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कि कुछ मेंबर ने सब्सक्रिप्शन के पैसे दिए नहीं है। और कुछ मेंबर का क्या आ सकता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कुछ मेंबर कहते हैं कि लो जी हमसे तुम एडवांस ले लो, ये भी पॉसिबल है। कुछ का क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग, और कुछ का क्या आ जाएगा, एडवांस। बोलो क्लियर है क्या? इसके अलावा नंबर 2, प्लीज सब्सक्रिप्शन के अलावा आगे आउटस्टैंडिंग एडवांस का क्या करना होगा, क्वेश्चन में डील करवाएंगे। अभी बताऊंगा तो कचरा हो जाएगा। अभी तो ये समझो कि सब्सक्रिप्शन किस नेचर की आइटम है, रेवेन्यू नेचर। कहां शो होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। बोलो क्लियर है क्या? नंबर 2 हमारे पास आ सकता है लाइफ मेंबरशिप फीस।
हमारे पास आ सकती है लाइफ मेंबरशिप फीस। जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये लाइफ टाइम के लिए मिलने वाला पैसा है, तो इसका जो नेचर होगा वो कैपिटल नेचर होगा। ये कैपिटल नेचर रिसिप्ट मानी जाएगी। इसीलिए इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। कैपिटल नेचर रिसिप्ट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो करेंगे। मेरे को बताएं ये वाली बात क्लियर है क्या? इसके अलावा तीसरे नंबर पर एक पॉइंट है जी, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड एक तरह के गिफ्ट्स हैं, लेकिन इंडोमेंट फंड का जो नेचर होता है वो कैपिटल नेचर रिसिप्ट होता है बेटे। इंडोमेंट फंड का जो नेचर होता है वो कैपिटल नेचर रिसिप्ट होता है, और इसीलिए इंडोमेंट फंड को हम लोग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे। इंडोमेंट फंड को बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे। बोलो ये वाली बात क्लियर है क्या? नंबर 4, इंडोमेंट फंड के बाद एक वर्ड आता है एंट्रेंस फीस। इसको एडमिशन भी फीस भी बोल सकते हैं। अब इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? इस पॉइंट को लेकर के दो अलग अलग लोगों की दो अलग अलग अजम्पशन है। एक पर्सन ये कहता है कि एडमिशन फीस एक पर्सन लाइफ में एक ही बार देता है, तो उसको कैपिटल नेचर रिसिप्ट मानना चाहिए। एक पर्सन ये कहता है कि यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर साल नए नए मेंबर जुड़ते रहते हैं, एडमिशन फीस तो हर साल आती रहेगी नए नए मेंबर्स की, तो आप इसको रेवेन्यू नेचर भी मान सकते हैं। तो दो अलग अलग लोगों की ओपिनियन है। एक पर्सन इसको कैपिटल नेचर मान रहा है, एक पर्सन इसको रेवेन्यू नेचर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में स्पेशलाइज बोल दिया जाए, इफ एंट्रेंस फीस treated as कैपिटल नेचर रिसिप्ट, अगर एंट्रेंस फीस को कैपिटल नेचर रिसिप्ट मानेंगे तो ये आ जाएगा बेटे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और इफ एंट्रेंस फीस treated as रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट, तो इसे हम लोग
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड में शो करें। अजम्पशन जो है अगर आपको लगानी हो, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, तो आप उसको रेवेन्यू नेचर मान करके चलें। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो कि भाई इसको कैपिटल नेचर मानना है या रेवेन्यू नेचर, तो आप अजम्पशन बेसिस पर क्या मान लीजिए, रेवेन्यू नेचर। नंबर 5, अगर एक वर्ड आता है डोनेशन, एक वर्ड आता है डोनेशन। अब डोनेशन में दो बातें हैं। अगर डोनेशन जर्नल डोनेशन है, जर्नल डोनेशन बोले तो इसका कोई मोटिव नहीं है, तो वो रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, जैसे लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड या कुछ भी, से डोनेशन फॉर बिल्डिंग, या कोई भी पर्पस बता दे भी डोनेशन इस पर्पस के लिए, तो फिर वो कैपिटल नेचर हो जाएगा। फिर उसे लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट हम लोग शो करें। अगर जनरल डोनेशन है तो इनकम में, स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। इसके बाद फिर आता है हमारे पास एक वर्ड आता है लीगेसी। लीगेसी, पहली बात तो मैं बता दूं, ये कैपिटल नेचर रिसिप्ट है। लीगेसी कैपिटल नेचर रिसिप्ट है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। इसके अलावा, लीगेसी के अलावा एक वर्ड आएगा पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, किसी के सम्मान में हमने पेमेंट किया, तो भाई वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और उसको एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे।
इसके अलावा ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर सकती है। अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है, अब फिर वही बात सेम कि अगर वो जनरल ग्रांट है तो उसका नेचर रेवेन्यू नेचर हो जाएगा। वो इनकम साइड में आएगा। अगर तो वो स्पेसिफिक ग्रांट है, अगर तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो फिर उसका नेचर कैपिटल नेचर हो जाएगा और वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। मैंने चैप्टर के कुछ कॉमन कॉमन पॉइंट्स आपको बताए हैं जिनको जनरली हम लोग यूज करेंगे। समझ पा रहे हो? चैप्टर में कुछ कॉमन बातें मैंने बताई हैं जिनको जनरली अपन क्वेश्चंस करते टाइम यूज करें। ठीक है जी। आज की जो क्लास है ये इस चैप्टर को लेकर के फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने आपको एक जनरल बातें बताई हैं। मैं कुछ काम आपको पहले रीडिंग के लिए दे रहा हूं, वो काम मेरे को आप करके लाके दोगे सबसे पहले। अगर आप देखेंगे ये चैप्टर आपका जो स्टार्ट है उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेज 6 पेज तक, इसमें मैंने जनरल बातें 6-7 पेज तक जनरल बातें मैंने लिखी हुई हैं, थोड़ा थ्योरी लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। एक बार उनको आप रीडिंग करेंगे, बीच बीच में मैं आपको ये सारी चीजें कवर अप करवाता चलूंगा। कल थोड़ा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ इसको एक बार स्टार्ट कर देंगे हम। न्यूमेरिकल पोर्शन, कुछ एडजस्टमेंट्स को कैसे डील करना है न्यूमेरिकल पोर्शन पर मैं आपको कल स्टार्ट करवा दूँ। ठीक है जी।